Hello guys, this is Ishu and welcome back to another session of Slap of Facts. It's now the democracy is converting to kingdom? Question mark. क्या हमारे देश का लोकतंत्र राजतंत्र में परिवर्तित हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल इंडियन सिटीजन्स। नए संसद भवन की मेरे तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। और ये संसद भवन का इनॉग्रेशन हमारे भारतीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से हुआ। एंड फीलिंग सो सॉरी फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। क्या वाकई हमारे देश का लोकतंत्र खुद को परिवर्तित कर रहा है लोकतंत्र से राजतंत्र के लिए? आखिर क्यों कोई भी डेवलपमेंट अगर इंडियन गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम की कर रही है तो उसके आते ही पूरा का पूरा अपोजिशन एक साथ होकर विरोध क्यों करने लगता है? इस देश की तरक्की से हमारे वो लीडर्स जो प्रेजेंट टाइम में पावर में नहीं है उनको तकलीफ क्यों हो रही है? वो गवर्नमेंट के हर न्यू स्टेप पे क्यों आंदोलन और विरोध करने बैठ? आखिर सब एक साथ होकर चिल्ला रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, क्यों, व्हाई? तो आइए आपको सबसे पहले कुछ सुप्रीम कोइंसिडेंस दिखाते हैं। और ये कोइंसिडेंस तब होता है जब हमारे देश में हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमारे देश के लिए कोई बड़ी बिल या कोई बड़ा फैसला या हमारे देश में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तब एग्जैक्टली सेम उसी टाइम उस स्पेसिफिक टाइम पे एक गैर ज़रूरी चीज़ आती है और पूरे सिटीजन्स का माइंड डाइवर्ट करती है। और ये सुप्रीम कोइंसिडेंस हमारे देश की भ्रष्ट मीडिया जो वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 145 नंबर तक गिर चुकी है, वो उसी एग्जैक्ट वक्त पे चलाती है जब देश में बहुत बड़ा मुद्दा चलने की ज़रूरत हो। आइए चलिए पहले एक नज़र इस पर डालते हैं और देखते हैं ऐसा क्या हुआ था इन कुछ सालों में। When question was generated why our Indian government need to be shut down RTI, देश में जब क्वेश्चन उठा कि ऐसा क्या ज़रूरी हो गया हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को कि देश के राइट टू इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को क्लोज करने की बात होने लगी, तो उसी वक्त एक टॉपिक रन करता है, बाबा मिल गए। बाबा अब मिल गए, आज बम बम बोल रहा है काशी। जब हमारे सिटीजन के माइंड में क्यूरियोसिटी होती है कि कोरोना काल के बाद सारे के सारे देश अपने अपने स्थान पर वापस आ रहे हैं, तो उसके बाद हमारे देश के अंदर जीडीपी इतनी ज़्यादा निगेटिव में कैसे है, और निगेटिव होते साथ साथ देश की महंगाई इतनी चरम पे पहुंच रही है कि जो पेट्रोल हम लोग 70 रुपये लीटर खरीदते थे वो 107 रुपये लीटर तक खरीदा गया, और जो 400 साढ़े 400 रुपये का LPG सिलेंडर था वो 1200 तक खरीदा गया। जब ये मुद्दा देश में उठना चाहिए, उसी वक्त हमारे देश की पत्रकारिता एक मूवी का पोस्टर लॉन्च करती है जिसे आप सब देखे होंगे, कश्मीरी फाइल्स। अरे सुनिए, कोई बैठा मुंबई में, कोई दिल्ली में, कोई बैंगलोर में, और वहां पे कह रहे हैं लड़ाओ, और फिर उसके आधार पे कह रहे हैं पूरे के पूरे देश के लोगों का माइंड डाइवर्ट हो गया। अब इन चीजों पे बात ना होके अब कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों की बात होना स्टार्ट हो गई। आखिर पता नहीं कि कोइंसिडेंस का सिलसिला कहां तक होता चला जाएगा, जब हिंदुस्तान के कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया के गवर्नर ने अपना इंटरव्यू में बयान दिया और बताया कि पुलवामा अटैक जो था वो हमारी गलती की वजह से हुआ। जो इतने जवान मारे गए थे वो हमारी गलती की वजह से मारे गए थे। ये इतना सेंसिटिव मुद्दा और भी कई सारे मुद्दे उसने क्लियर किए। तब सडनली पूरे देश की मीडिया पे सिर्फ एक क्रिमिनल का नाम चलता है जिसे अतीक अहमद नाम से जाना जाता है कि यहाँ गोली मारा गया, उसके बेटे को यहाँ मारा गया। वो जो इतने सेंसिटिव एरिया का गवर्नर जो बयान दे रहा है, उसको कोई मीडिया अपने टेलीविज़न पे अपने चैनल पे टेलीकास्ट करता ही नहीं, और बाकी लड़ता रहता है कि अतीक अहमद सही थे कि गलत थे, कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। ये बहुत ही यूनिक कोइंसिडेंस हमारे देश में कंटिन्यूअसली होता चला आ रहा है। अपराधी पेश किए जा रहे थे, हॉस्पिटल में ले जाए जा रहे थे, तो इतनी बड़ी हत्या को अंजाम दे, बहुत एम्बैरेसिंग है। और अभी जो मुझे जानकारी मिली है शायद सिमिलरली why the group of Adani fell down like boon to curse। हमारे देश का एक उद्योगपति जो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करके विश्व में अमीरों के लिस्ट में नंबर 1 पे होता है, और जब एक हिडन वर्ग अंदर घुसता है तो इस तरीके से वो नीचे गिरता है। इसके पीछे जब जांच हमारी देश करना चाहती है और जब देश के सारे सिटीजन्स एकत्रित होकर हमारी मीडिया को, हमारी सरकार को ये चीज़ पूछते हैं कि उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आखिर इसके पास इतना पैसा और किस तरीके से ये डेवलपमेंट इतना हाईली दिन दुनी रात चौगनी तरक्की किया, उसी वक्त एंट्री होती है द केरला स्टोरी की। अरे जनाब, ये फिल्म नहीं, ये तो केरल की वो घनघोर हकीकत है जो वहां की सरकार से लेके कोर्ट तक और पुलिस से लेके वहां के निवासियों तक सबको। Now I would like to elaborate some hidden diversion.
who everyone knows, but no one have courage to accept the reality. Vinashkalin Vipreet Buddhi is the perfect slap of that type of people who want to distribute us and serving us to the hilarious type of hypothetical and diplomatic worst conditions. Now I'm gonna show you a formula who destroying our country right now. Our country, Bhakt upon Chamche is equal to Gulam. ये फॉर्मूला लगाया जा चुका है। आप जिस भी गांव, शहर, कस्बे में रह रहे हैं, आप वहां बहुत इजीली देखते होंगे कि जो पहले साथ रहते थे लोग, अब वो दो गिरोह में बंट गए हैं। एक की मानसिक विचारधारणाएं बिल्कुल अलग तरीके की हो गई हैं और विपरीत एक की मानसिक विचारधारणाएं वो भी अलग तरीके की हो चुकी हैं। इससे पहले भी हमें बांट के गुलाम किया गया था और उस वक्त मुझे बहुत खूबसूरत सा, हम हिंदुस्तानियों को बहुत खूबसूरत फॉर्मूला दिया गया था कि डिवाइड एंड रूल, और हम बहुत ईजिली बढ़ गए थे। अब उसी फॉर्मूले की शक्ल चेंज हो गई और फॉर्मूला देने वाले चेंज हो गए। प्रेजेंट टाइम का फॉर्मूला ये है कि कंट्री इनटू भाग अपॉन चमचे इज इक्वल टू अगेन गुलामी, और हम अब जो गुलाम होंगे और ये गुलामी हमारे देश को निस्तो नाबूद करने के लिए इनफ है। और इससे पहले हमें समझना है इस रियलिटी को और इस बेड़ी से खुद को अलग करके हिंदुस्तान को सुपर पावर जैसी रैंकिंग में लेकर जाना है। और अब इन बातों के बाद आइए अब आपको बहुत ही शर्मनाक चीज़ें दिखाते हैं कि जब हमारा कंट्री प्राउड और हमारे देश के लिए कंट्री एम्बैरसमेंट बनता है तो चीज़ें कैसे दिखती हैं। आइए एक फ्रेम में एक साथ पहले ये चीज़ें देखते हैं। ये देख के आखिर आप सभी को महसूस क्या हो रहा है, उससे पहले आइए कुछ इन्हीं लोगों के भूतकालीन चलचित्र देखते हैं। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। दरअसल गलती हमारी है कि हम लोग जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले के चश्मे के पीछे से इस देश में होने वाली घटना को जज करने के चक्कर में लगे हुए। वो बेटियां जिनको वर्ल्ड जानता है, जिन्होंने वर्ल्ड के अलग अलग देशों में जाके अपना कर्तव्य दिखाया और कर्तव्य दिखाने के साथ साथ उन्होंने अलग अलग देशों में नाम बनाने के साथ साथ हिंदुस्तान के लिए पदक, मेडल लेके आई। और वो जब मेडल लेके आई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपने घर की बच्ची कहा और उनका गौरव बढ़ाया। वही बच्ची अपने वर्ल्ड लेवल की रेप्यूटेशन को, अपनी इतनी बड़ी इज्जत को, अपने मेडल को नज़रअंदाज करने के लिए सड़क पे बैठ जाएगी एक फेडरेशन के मिनिस्टर को चेंज कराने के लिए। इसके पीछे क्या रियलिटी है, एक्चुअल में क्या है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि इतनी बड़ी पद पे, इतनी बड़ी पदक लाने वाली लड़कियां सड़क पे ज़मीन में बैठी हुई हैं और ज़मीन में बैठ के आज इस तरीके की बात करी हैं कि जो पदक हमें, जो मेडल्स वहाँ से मिले हैं, आज हम गंगा में विसर्जित करने जा रहे हैं। किसी फेडरेशन के मिनिस्टर को चेंज कराने के लिए हमारी हाईली रेप्यूटेड देश की बेटियां अपनी इज्जत की खिल्ली उड़वा रही हैं। तत्पश्चात अदालत के फैसले जब तक नहीं आ जाते हम किसी को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि कौन क्या है ये फैसले के बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन ये तो हम जरूर जानते हैं कि हमारे देश की वो बेटियां मामूली सिटीजन नहीं है, वो स्वर्ण पदक धारक हैं और उनको इस तरीके का अपनी इज्जत, अपनी जो एक वुमेन के अंदर जो उसकी सबसे मेन चीज़ होती है अपनी इज्जत, उस इज्जत को लेके अगर वो हमारी स्वर्ण पदक धारक बेटियां सड़क पे बैठी हैं, उसके सम्मान में कम से कम उस फेडरेशन के मिनिस्टर को तब तक, जब तक अदालत के फैसले गिल्टी और नॉट गिल्टी नहीं आ रहे हैं, तब तक उसको उसके पद से निलंबित तो कर दिया जाए, उसे मंच पे चढ़ने से तो रोका जाए। एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं तब तक जब तक अदालत के फैसले नहीं आ जाते हैं, क्योंकि जिसने आरोप लगाए वो कोई मामूली लड़की नहीं, वो स्वर्ण पदक धारक लड़कियां हैं। उनका गौरव, उनके गौरव से भारत का गौरव जुड़ा हुआ है। आज वो सड़क पे घसीटी जा रही हैं, उनको घसीट के पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार टाइप की चीजें, गौरव है वो हिंदुस्तान का, उसके ऊपर इस तरीके की कंडीशंस आ गई। आज क्या स्थिति हो गई अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब तरफ देखते होंगे कि हमारे देश की वो बेटियां जो स्वर्ण पदक धारक हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठी हैं अपनी इज्जत के फैसले को लेके, और उनको हमारे देश की पुलिस घसीट रही है सड़क पे जैसे कोई
उठाई गिरा लाखैरे लोग होते हैं, उस तरीके से उनको खींचा जा रहा है और उनके प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। यार, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वक्त में अपने घर की बच्ची कहा था। एटलीस्ट कम से कम उसकी एक बात तो, ये चीज़ तो उनको सुन लेनी चाहिए थी और इस तरीके से बिहेव तो नहीं होना चाहिए। ये एज ए इंडियन मैं बोलता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाया उसको सड़क पे कुत्तों की तरह एकदम उनकी इंसल्ट इस तरीके से की जाए कि घसीटा जा रहा है। यार, एक वक्त में उसने कंधे पे देश का झंडा लिया, उसने गले में देश के लिए मेडल लिया और आज उसके गले में तुम ऐसे हाथ डाले हुए हो, उसको खींच रहे हो, घसीट रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। और इन बातों के बाद हम आपको फिर वहीं वापस लेके जाते हैं जो मैंने फॉर्मूला बनाया था कि कंट्री इनटू भक्त अपॉन चम्मच इज इक्वल टू अगेन गुलाम। और आज हम उसी फॉर्मूले के चश्मे के पीछे से इस पूरे इंसिडेंट्स को हाथ में पॉपकॉर्न लेके देख रहे हैं। और ना चाहते हुए भी अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो हमारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पहन लिया है, उनकी कुछ वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे और उसमें बहुत बड़े बड़े चेहरे भी हैं जो हमारे देश की ये स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं और ये स्वर्ण पदक धारक हैं। इनको अपने नज़रिए में गलत भी बोला जा चुका है, इनसे भी हम नहीं बच पाए हैं। हमारे देश के ही लोग हमारे देश के ही गौरव को गलत बता चुके हैं और साबित कर चुके हैं। पब्लिक को इमोशनल टूल बना के इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। आपका पूरा पोल देश की जनता के सामने खुल चुका है कि आपने ये सिर्फ और सिर्फ फरेब किया है। झूठ बोल के ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक झूठा वितंडावाद खड़ा किया। वो लोग बिना जजमेंट के मान लिए हैं कि ये स्वर्ण पदक धारक बेटियां हमारी ये ड्रामा कर रही है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि आरोपी की उम्र तो देखो, उनकी एज कितनी ज़्यादा है, वो तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। ये सारी चीज़ें देखने के बाद और दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हमारे देश की गौरवशाली बेटियों को देखने के बाद एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि अब हमारा दिमाग गुलाम हो रहा है। और आज विश्व गुरु देश का हाल ये है कि ये सब सारी चीज़ें देखना पड़ रहा है हम लोगों को अपने सामने, और ये देश को आज फिर ज़रूरत है। और जब कोई बड़ा चेहरा वहाँ नहीं पहुँच रहा था प्रोटेस्ट में दिल्ली के जंतर मंतर पे, तो दिल में बड़ी निगेटिविटी सी आ रही थी। लेकिन जब कुछ पॉजिटिव लोग जो बचे हैं हिंदुस्तान में, जिनके लिए जिन वजहों से आज हिंदुस्तान की स्टेबिलिटी बनी हुई है, वो कुछ पॉजिटिव चेहरा जब वहाँ पे देखा मैंने, लाइक अरविंद केजरीवाल और माननीय सुश्री प्रियंका गांधी जी। पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज़्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि FIR इन्वेस्टिगेशन? क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करें, उसको हटाएं पद से। दुख सुना, बेटियों का दर्द सुना, तब उसके बाद देखने के बाद लगा कि नहीं, अभी भी कुछ पॉजिटिविटी हिंदुस्तान के अंदर बाकी है, ताकि हम दोबारा से, जैसे एक अकेले गांधी ने देश को बदल दिया था, वैसे ही कुछ लोग अभी हैं जो हमारे देश को परिवर्तित कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं। लेकिन स्लैप ऑफ फैक्ट्स के चैनल पे बैठ के हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन गिल्टी है कौन नॉट गिल्टी। तो ये काम न्यायालय का है, अदालत का है, तो हम उन पर ही छोड़ते हैं और वेट करते हैं हमारे न्यायालय, माननीय न्यायालय के फैसले का। और आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं और जाते जाते हमेशा की तरह HM अख्तर का ये शेर, और ये शेर मैं आपको सुनाना चाहूँगा। इस शेर को सुनिए और इस शेर की डेप्थ को समझिएगा कि ज़रा जमाने के हालात को देखो, तपती रेत पर सांप को देखो, सच तो कब का आ गया था खुल के सामने, मगर झूठ बोलने वालों का अंदाज तो देखो, चलते हुए चिरागों में तेल डालने वाले हाथ तो देख रहे हो, जलते चिरागों में तेल डालने वाले हाथ तो देख रहे हो, बेबस चिरागों को तोड़ने वाली लात तो देखो।
और इसी के साथ इस सेशन को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।